आयकर की दृष्टि से भारत में इनकम को, आय को दो श्रेणियों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जिस पर टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और दूसरे एग्रीकल्चरल इनकम जो कृषि आय है, वो आयकर अधिनियम या इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) यानी 10(1) के अनुसार ये कर मुक्त होती है। भारतीय संसद को संविधान द्वारा यह अधिकार नहीं दिया गया कि कृषि आय पर वो आयकर लगावे, लेकिन आपके असेसमेंट ईयर का निर्धारण वर्ष 1974-75 से कृषि आय के करमुक्त होने के स्वभाव में कुछ परिवर्तन किया गया है। यदि एसएससी यानी करदाता या एसएससी की इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मिनिमम लिमिट से ज़्यादा है और उसके पास एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चरल इनकम को उसके नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में जोड़ा जाएगा, टैक्स उसका कैलकुलेट किया जाएगा और फिर एग्रीकल्चरल इनकम पर जो टैक्स बनता है उसको माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि कृषि आय कर मुक्त होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके वजह से कुछ उसको करदाता को, एसएससी को ज़्यादा कर देने पड़ते हैं। ये कैसे होगा, कैसे होता है, ये आगे के वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि कृषि आय किसको कहते हैं। तो आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) यानी 1(a) के अनुसार जो कृषि आय है उसमें ये बताया गया है कि एनी रेंट और रेवेन्यू यानी कोई भी किराया या कोई भी आगम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यानी कि जो खेती से, भूमि से प्राप्त होती है, ऐसी भूमि से जो भारत में स्थित है तथा जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए, कृषि उद्देश्यों के लिए होता है, अर्थात खेती के काम में प्रयोग होने वाली जो ज़मीन है, भूमि है, उससे होने वाली आय को हम कृषि आय मानेंगे। ये किराए के रूप में हो चाहे उसे डायरेक्ट प्राप्त। किराए के रूप में क्या मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग अपने खेत को बटाई पर या दूसरों को दे देते हैं और उससे फिक्स रेट पर, सालाना के रेट पर, या जो है उसके पार्शियली यानी कुछ भाग उपज का वो अपना लेते हैं, तो इसको हम किराया बोलते हैं। ये जो भूमि होनी चाहिए भारत में स्थित होनी चाहिए तथा इसका उपयोग जो है कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए। दूसरा इसका है कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि भारत में जो भूमि स्थिति है, अगर भारत के बाहर कोई भूमि स्थित है, कृषि भूमि जैसे नेपाल में है या पाकिस्तान में है या लंका में है, तो वहाँ की कृषि भूमि से होने वाली आय पर भारत के जो निवासी हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर वो भूमि भारत में स्थित है तो उस पर कर नहीं देना होता। तो यहाँ पर जो कृषि भूमि स्थिति है उस पर खेती की क्रियाएं होनी चाहिए, यानी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, जैसे खेत की जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, उसके फसल की निराई गुड़ाई यानी कि उसमें पानी की सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, फसल की कटाई करते हैं, ये सब जो है काम कृषि से होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है जिसमें शामिल है आपका क्या, प्रोसेस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी जो खेती की उपज होती है, जैसे गेहूं है, आलू है, इनको हम मार्केट में बेचने के लायक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गन्ना है, शुगर केन है, उससे हम गुड़ बनाते हैं या उससे चीनी बना करके बेचते हैं। अगर कोई किसान अपने प्रोसेस को यानी इसको अपने गन्ने को गुड़ बना करके बेचता है तो उससे होने वाली आय जो है वो कृषि आय कहलाई जाएगी। इसके बाद इनकम attributable to a farmhouse subject to the condition that the building situated on or on the immediate vicinity of the land, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी फार्म हाउस है या खेती के काम में प्रयुक्त होने वाला मकान है जिसमें वो किसान खुद रहता है, खेती करने वाला खुद रहता है, या जो है उसमें
कृषि उपज रखी जाती है या एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हैं उनका स्टोरेज किया जाता है, तो इससे होने वाली जो इनकम है वो कृषि आय कहलाएगी। लेकिन इसमें शर्त क्या दी गई है कि ये जो मकान है उस कृषि भूमि से स्थित कृषि भूमि से सटा हुआ होना चाहिए, इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, यानी कि तुरंत उससे सटा होना चाहिए और उसका उपयोग कृषि उपज के भंडारण में या उसके स्वयं के निवास के लिए या जैसे उसके जानवर हैं ये सब रहने के लिए हो रहा है, तो उससे होने वाली आय को हम कृषि आय मानेंगे। इसके बाद जो बेसिक कंडीशन है एग्रीकल्चरल इनकम की, जो मुख्य शर्त है जिसको मेन फीचर कहते हैं, क्या है कि ये तभी कृषि आय मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। कि लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि जो भूमि है कृषि भूमि है वो भारत में स्थित होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि अगर तमाम ऐसे नेपाल के बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं या अन्य जगह के रहने वाले लोग हैं जो दूसरी जगह दूसरे देशों में अपना खेती का काम करवाते हैं और उससे अगर कोई इनकम होती है तो वो भारत में टैक्सेबल होगी। इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड, यानी कि जो कृषि आय है वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो है भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए, यानी कि जो कृषि भूमि है उससे सीधे उत्पन्न होना चाहिए। क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई फार्म हाउस का मैनेजर है या जो ये कंपनियां होती हैं टी गार्डन वाली चाय बागान की कंपनियां जो होती हैं उसके शेयर होल्डर जो होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। ये कहने के लिए तो कहा जाता है कि मतलब ये कृषि कंपनी है उससे होने वाली आय है, लेकिन ऐसा वो इनकम टैक्स में कृषि आय उसको हम नहीं मानेंगे। क्यों कि वो सीधा उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध कृषि भूमि से नहीं होता। लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, यानी जो भूमि है कृषि भूमि है जो भूमि है उसका उपयोग कृषि क्रियाओं के लिए एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे कि खेत की जुताई बुआई किया गया। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो शर्तें होती हैं। जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होता है वो दो तरह के, एक तो होता है कि जो फसल उगने के पहले की क्रियाएं होती हैं और एक जो फसल यानी क्रॉप जो होते हैं उसके उगने के बाद की क्रियाएं होती हैं। पहले की क्रियाओं में क्या होता है कि खेत की जुताई करना, उसमें पानी देकर बुआई के योग्य बनाना, और दूसरा जब फसल उग जाए तो उसके बाद उसके जो है उसमें से घास निकाले जाते हैं, उसमें पानी दिए जाते हैं, उसकी रखवाली करके खाद बीज दे करके उसके बाद जो है फसल काटने वाली क्रिया होती है और फिर उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को घर में लाने तक की क्रियाएं होती हैं। अगर ये दोनों क्रियाएं नहीं होंगी तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि तमाम जंगली पेड़ हैं जो उग जाते हैं बिना कुछ किए दिए और उसके बाद जो है उसकी थोड़ा सा रखवाली करके बेच करके लोग इनकम प्राप्त करते हैं। जैसे बांस हैं, बबूल हैं, ये सब के पेड़ जंगलों में अपने आप उगते हैं और उसके बाद उसको बेच करके लोग आय प्राप्त करते हैं, तो इसकी आय को हम कृषि आय नहीं मानेंगे। क्यों कि उसमें फसल उगने के पहले की क्रियाएं उसमें नहीं की जाती हैं। दूसरा कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक बार जाते हैं खेतों में और वहाँ पर फसल बीज डाल करके चले जाते हैं और फिर आखिर में जा करके उसका उपज काटते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी यानी दोनों क्रियाएं होनी चाहिए। और इसके बाद क्या शर्त है कंडीशन की, रिसीवर ऑफ रेवेन्यू हैज ओन इंटरेस्ट इन द लैंड, यानी कि जो उसका आय प्राप्त करने वाला है, रेवेन्यू का रिसीवर है यानी आय प्राप्त करने वाले का खुद का हित होना चाहिए। मतलब खुद का हित का कि वो भूमि का मालिक हो जो आय प्राप्त करता है, ये हो सकता है, या दूसरा वो जैसे लीज पर रेंट पर लोग लेते हैं उनका वो हित हो, किसी एग्रीमेंट के तहत अगर ये लिया जाता है तो ये कृषि आय उनके लिए मानी जाएगी। इसके बाद है लैंड शुड नॉट बी सिचुएटेड इन अर्बन लिमिट, यानी जो शहरी एरिया है, शहरी एरिया के अंतर्गत कृषि भूमि स्थित नहीं होनी चाहिए। शहरी एरिया की परिभाषा
या शहरी एरिया से क्या तात्पर्य है, इसमें बहुत ही लंबी इसका वो डेफिनेशन या विश्लेषण दिया गया। क्या है, एक तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे नगर पालिका होती है या जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, सैनिक छावनी क्षेत्र होते हैं, वो आपके उस एरिया के अंदर वो लैंड नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये कि वहाँ की आबादी यानी पॉपुलेशन जो है 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। और यह है कि जो इनका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या सैनिक छावनी बोर्ड है उसके बाहरी जो लिमिट है यानी बाहरी जो सीमा है वहाँ से उसकी कुछ दूरी दी गई है, दूरी के अंतर्गत स्थित नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र में यदि वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है, तो ये आप उसको क्या मानेंगे, शहरी क्षेत्र मानेंगे। ये 2 किलोमीटर कहाँ से देंगे, जो है एरियल मार्ग से यानी आकाशीय मार्ग से उसकी दूरी नापी जाएगी। जैसे कोई नगर पालिका या म्यूनिसिपल एरिया है तो वहाँ से 2 किलोमीटर के अंदर अगर ये कृषि भूमि स्थित है तो उससे होने वाली आय कृषि आय नहीं होंगी, लेकिन इसकी सीमा क्या है, 10,000 से अधिक होनी चाहिए म्यूनिसिपल एरिया की। स्थानीय सीमा यानी जो लोकल लिमिट है वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर अगर वो भूमि स्थित है और वहाँ की आबादी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है। इसी तरीके से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो ये जो है आपकी कंडीशन दी गई हैं, बेसिक कंडीशन दी गई हैं कि कहाँ कहाँ की भूमि को हम कृषि भूमि मानेंगे। तो यानी कुल 5 प्रकार की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी जो है आपकी कृषि आय मानी जाएगी। इसके बाद क्या है कि कृषि आय कितने प्रकार की होती है। कृषि आय के कुल क्या प्रकार हैं, इसमें नंबर 1 तो है रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, कि मतलब कि जो भूमि है उस भूमि से प्राप्त किराया या आगम, उस भूमि से प्राप्त या किराया या आगम। यह किराया जो है आपका नकद भी प्राप्त हो सकता है, यानी रेंट इज पेड इन मनी, मुद्रा के रूप में प्राप्त हो सकता है, या उसके काइंड्स के रूप में, फसल के रूप में भी, उपज के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। पहला प्रकार तो ये होता है। दूसरे प्रकार में क्या है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और एक्टिविटी, कोई भी ऐसी क्रिया की जाए, खेती की कार्य किया जाए जिससे कि इनकम प्राप्त होती है। जैसे खेतों की जुताई लोग किराए पर करते हैं या पानी किराए पर देते हैं, तो इससे होने वाली आय जो है आपकी क्या कहलाएगी, कृषि आय कहलाएगी। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन टू मेक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेलेबल बाय परफॉर्मिंग सम मैनुअल और मैकेनिकल फंक्शंस। देखेंगे तमाम ऐसे जो है टमाटो का सॉस बिकता है, चिप्स बिकते हैं आलू के, यही जो है आपके आलू यानी जो टमाटर, ये आलू या के खेतों में जो फसल उपजाई जाती है उससे ये फसल उगते समय, बेचते समय जब किसान बेचते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, जबकि वो तैयार होकर के आपके सामने बिकने के लिए आता है तो बहुत महंगे होकर के आते हैं। तो इस क्रिया में यानी कि अगर वो किसान खुद अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी जो उपज उसकी है इस प्रकार से बना देता है कि वो बेचने योग्य हो, चाहे वो अपना मैनुअली करे या मैकेनिकल करे। इसके बाद है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब कि अगर किसान खुद अपनी उपज को बेचता है तो उससे होने वाली आय कृषि आय मानी जाएगी। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं कि जो तैयार फसल होती है तो खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद जो है उसको बेचने का काम करते हैं। तो जो ये इस तरीके का जो बिजनेस करते हैं यानी तैयार फसल को लिए और उसके बाद बेच लिए इनकम, तो वो उनके लिए कृषि आय नहीं होगी, बल्कि ये कृषि आय उनके लिए होगी जो खुद अपना जो उपज है उसको पैदा किए हों खेत से। इसके बाद है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल हाउस या फार्म हाउस, जो ज़मीन कृषि भूमि से सटे हुए मकान हैं या फार्म हाउस हैं उसका उपयोग अगर कृषि कार्यों के लिए हो रहा है
और उससे कोई आय होती है तो वो जो है कृषि आय मानी जाएगी। इसके बाद है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडिंग्स। जो नर्सरी हैं, आप देखे होंगे छोटे छोटे फल फूल के पेड़ उगा करके नर्सरी में तैयार करके बेचे जाते हैं, या बीज जो है तैयार करके बेचे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर इनकी इनकम कोई होती है तो वो इनकम कृषि आय मानी जाएगी। तो हम कृषि आय किसको कहते हैं, कृषि आय किसकी शर्तें हैं और कितने प्रकार की कृषि आय होती है, ये हम आपको वीडियो में आज के बताए हैं। इसके बाद की वीडियो में ये बताया जाएगा कि कौन सी इनकम जो है इनका टैक्सेबल होती है और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। धन्यवाद, शुक्रिया। आयकर की दृष्टि से भारत में इनकम को, आय को दो श्रेणियों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।